हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए आपका हेल्थ एंड योगा एजुकेशन का मॉडल पेपर आ चुका है। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए हेल्थ एंड योगा मॉडल पेपर के लिए, तो हमने आपके लिए हेल्थ एंड योगा एजुकेशन के लिए मॉडल पेपर तैयार कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में वही मॉडल पेपर आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब, और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगी। तो चलिए हम अपने मॉडल पेपर पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। स्वास्थ्य की सामाजिक आयाम के पहलू हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य दोनों ही स्वास्थ्य की सामाजिक आयाम के पहलू हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाए, क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के स्वास्थ्य का विकास का उत्तरदायित्व होता है। तो बालकों के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व किस पर होता है? विद्यालय का, घर का, ए और बी दोनों का, किसी का भी नहीं। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय और घर का दोनों का होता है स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों का। किसका हो जाएगा? ए और बी दोनों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1921 में, 1940 में, 1931 में और 1920 में। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? 1920 में भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम को करने से कंकाल तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नियमित व्यायाम करने से अस्थियों के घनत्व में वृद्धि होती है, स्नायु एवं कंडराओं की गहनता व शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित व्यायाम से ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है। उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी जो होते हैं कंकाल तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, यहाँ पर इकाई को कहते हैं। क्या हो जाएगा? इकाई को कहते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम है, सेलुलोज है, लाइसोसोम है और कोशिका है। तो जीवन की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेल। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटोप्लाज्मा मिश्रण है। तो प्रोटोप्लाज्मा मिश्रण है प्रोटीन और रक्त का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, पानी और प्रोटीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मा किसका मिश्रण होता है? वाटर और प्रोटीन का होता है। किसका होता है? वाटर प्लस प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पानी और प्रोटीन। क्या हो जाएगा? पानी और प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। और यहाँ पर कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 13 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 13 जोड़ी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 46। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारी व्यायाम करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? तो भारी व्यायाम करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? फेफड़ों की ओर, स्केलेटल की ओर, मसल की ओर, शरीर के नीचे भाग की ओर। तो भारी व्यायाम करते समय रक्त प्रवाह स्केलेटल की ओर, स्केलेटल मसल की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, स्केलेटल मसल की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान है। तो मनुष्य के रुधिर का पीएच मान 6.2, 7.4, 9.0, 6.0। तो रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। जब 7 के ऊपर जाता है तो क्षारीय होता है, और 7 के नीचे रहता है तो अम्लीय होता है, और 7 होता है तो उसे उदासीन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वमात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट,
और यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस द्वारा ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन में वायु की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है। कितनी होती है, 21%। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 21%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 216 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। सॉरी, यहाँ पर 216 नहीं होगा, यहाँ पर 206 होगा, ना होगा 206 होगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 होती है, ना कि 216। कितनी होंगी, 206। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने से खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर खिलाड़ी जल्दी थक जाता है, ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है। मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेरोटोट्रोपिक हार्मोन्स, पीमर-सीस हार्मोन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य की वृद्धि जो है किस पर निर्भर करती है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, विलियम हार्वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ी किस प्रकार के गुणों में सुधार करता है। तो किस प्रकार के गुणों में सुधार करता है, सहनशीलता एवं प्रदर्शन में। किस में करता है, सहनशीलता और प्रदर्शन में। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आत्मा का संस्कार एकमात्र उपाय उपयोग है। तो किसने कहा है, संपूर्णानंद ने कहा है। किसने कहा है, संपूर्णानंद ने। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस योग से संगीत से दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। तो किससे किया जाता है दीपक प्रज्वलित, आपका मंत्र योग से। किससे किया जा सकता है, मंत्र योग से संगीत से दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दीक्षा में गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके तथा उसके अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न करके ज्ञानवती शिक्षा देते हैं, ज्ञानवती दीक्षा देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ सही आंसर हो जाएगा शक्ति दीक्षा। कौन सी हो जाएगी, शक्ति दीक्षा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। तो स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है, उसका मार्ग है ज्ञान योग। क्या है, ज्ञान योग है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है, ज्ञान योग है। क्या है, ज्ञान योग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है। तो कौन सा है, ज्ञान योग है। कौन सा है, ज्ञान योग है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति अम्लता की रोगियों के लिए कौन सा योगा अभ्यास लाभकारी होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नदी शोधन। कौन सा, नदी शोधन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अति अम्लता की रोगियों के लिए नदी शोधन योगा अभ्यास लाभकारी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस आसन को नहीं करना चाहिए। तो निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आसन नहीं करें, सुप्त ताड़ासन नहीं करना चाहिए। कौन सा, सुप्त ताड़ासन नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है। तो प्राणायाम जो किसका प्रवेश द्वार है, वो आसन का प्रवेश द्वार है। किसका है, आसन का प्रवेश द्वार है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आसन का प्रवेश द्वार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु को एकटक देखना कहलाता है। तो आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु को
टक देखना क्या कहलाता है? त्राटक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्राटक कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, त्राटक। इसके बाद है ओमकार उच्चारण से होने वाला मानसिक लाभ है। तो ओमकार उच्चारण से होने वाला मानसिक लाभ है, तो यहाँ पर क्या हो, नकारात्मक विचारों का संबंध होता है, व्यक्ति स्वयं से संबंधित हो जाता है, जोश एवं निर्भरता का बोध होता है, उपरोक्त सभी। तो ये सही हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योग का आदि वक्ता कौन है? तो योग का आदि वक्ता कौन है? हिरण्यगर्भ है। कौन है? हिरण्यगर्भ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा भक्ति की पहली भक्ति को क्या कहते हैं? तो नवदा भक्ति की पहली भक्ति को क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। नवदा भक्ति की पहली भक्ति को क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता के किस उपाध्याय में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है? तो भगवत गीता की 10वें अध्याय में किसमें किया गया है? 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन किया गया। इसका विभूतियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद में वायु को किसकी संज्ञा दी गई है? तो आयुर्वेद में वायु को संज्ञा क्या दी गई? प्राण की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी गई है? प्राण की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई है? प्राण की संज्ञा दी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? योग की उत्पत्ति शिव से हुई थी। किससे हुई थी? शिव से हुई थी। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? शिव से हुई थी। सही आंसर आपका डी हो जाएगा, शिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह 5 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये 5 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? यम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यम। के बाद नेक्स्ट है अष्टांग योग में असम का अर्थ है। तो अष्टांग योग में असम का अर्थ है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा साधक की बैठने की उचित मुद्रा से। यहाँ पर असम की जगह आप कर लेंगे आसन। क्या होगा? आसन। आसन का अर्थ है साधक की बैठने की उचित मुद्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग में प्रत्याहार का अर्थ है। तो अष्टांग योग में प्रत्याहार का अर्थ साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। क्या? साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। इसके बाद है एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया कहलाती है। तो एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है? त्राटक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? त्राटक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तनाव से होने वाली व्यावहारिक प्रक्रिया है। तो तनाव से होने वाली व्यावहारिक प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए। तो पहला हो जाएगा समय का कमजोर प्रबंधन। क्या हो जाएगा? समय का कमजोर प्रबंधन ही तनाव से होने वाली व्यावहारिक प्रक्रिया है। इसके बाद है सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून, 10 अप्रैल, 5 मार्च, 12 जनवरी। क्या है? 12 जनवरी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। क्या हो जाएगा? 12 जनवरी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कब मनाया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में 21 जून 2015 में मनाया। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 में मनाया गया था। इसके बाद अब की बार जो 21 जून 2023 में मनाया गया वो कौन सा मनाया गया है? 9वां मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 9वां विश्व योग दिवस मनाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? भूरे कमेटी ने। किसने किया था? भूरे कमेटी ने किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए एक रूपरेखा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने कब प्रस्तुत की थी? भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए एक रूपरेखा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने कब तैयार की थी? ये की थी 1944 में। कब की थी? 1944 में। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1944। इसके बाद है नेक्स्ट किसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को आसन कहते हैं? तो यहाँ पर किसमें कहा गया है? ये कहा गया है ब्रह्मा उपनिषद में। किसमें कहा गया है? ब्रह्मा उपनिषद में ये कहा गया है कि आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को आसन कहते हैं। इसके बाद है चक्रासन विशेषकर किसके लिए लाभदायक है? तो जो चक्रासन होता है विशेषकर किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक। किसके लिए लाभदायक होता है? स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होता है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों, किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों के लिए, रक्तचाप वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो वहाँ पर आपका विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा। इसके बाद है किस प्रकार के आसन में मन को शांत रखने अथवा एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। विश्रामात्मक, संवर्धनात्मक, ध्यानात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वो कौन सा आसन हो जाएगा जो मन को शांत रखने के लिए अथवा एकाग्रता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, ध्यानात्मक आसन। कौन से होते हैं, ध्यानात्मक आसन होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्रमुख मुद्राओं की संख्या है। तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्रमुख मुद्राओं की संख्या है, तो प्रमुख मुद्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बात को बार बार बोलने से इच्छित फल की प्राप्ति किस योग से संभव है। तो किस योग से संभव है, मंत्र योग से संभव है। किससे संभव है, मंत्र योग से संभव है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मंत्र योग। इसके बाद प्राण वायु को धीरे धीरे से छोड़ने को कहते हैं। तो प्राण वायु को धीरे छोड़ने को क्या कहते हैं, रेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेचक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रेचक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के कितने प्रकार बताए हैं। तो गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3। इसके बाद एक क्रिया योग को किस कोटि के साधक के लिए उपयुक्त माना गया है। तो क्रिया योग को किस कोटि के साधक के लिए उपयुक्त माना गया है, मध्य कोटि के लिए। किसके लिए माना गया है, मध्य कोटि के लिए माना गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य कोटि। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय संबंधी रोगों में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। तो हृदय संबंधी रोगों में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, कटी चक्रासन, वज्रासन, चक्रासन, ताड़ासन। तो कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, चक्रासन नहीं करना चाहिए। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं आउट ऑफ 100। इसके बाद 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट में।